सभी को सुशीला दहिया का नमस्कार। अभिव्यक्ति और माध्यम के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे नाटक लिखने का व्याकरण। लगातार ये प्रश्न किया जाता है कि जो साहित्य के अन्य विधाएं हैं, कविता, कहानी, उपन्यास आदि, उनसे नाटक अलग क्यों रखा जाता है? उसके लेखन में, उसके रचना में अंतर क्यों जरूरी हो जाता है? कौन सी ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि इसे अन्य विधाओं से बिल्कुल अलग कर देते हैं? तो आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे कि नाटक क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, किस मायने में ये अन्य विधाओं से अलग हो जाता है और इसके अंग कौन से होते हैं और नाटककार के लिए कौन से नियमों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जहाँ पर कहानी, कविता आदि केवल लेखन रूप में ही अपने अंतिम और निश्चित रूप को प्राप्त कर लेती हैं, वहाँ पर नाटक तभी संपूर्णता प्राप्त कर पाता है जब वो मंचित हो जाता है, अर्थात मंचन उसके लिए आवश्यक होता है। मंचन होने के बाद ही वह वास्तव में संपूर्ण रूप से नाटक की उपाधि प्राप्त कर पाता है। दूसरा यह है कि साहित्य के अन्य विधाएं केवल दो तत्वों को समाहित करते हैं, अर्थात केवल पढ़ना और सुनना, लेकिन नाटक उससे एक कदम आगे चलता है और वह सुनने से आगे देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए होता है। तो ये दोनों जो विशेषताएं हैं ये अलग हैं, यानी कि इसमें मंचन और एक जो दृश्य तत्व है वह भी शामिल रहता है। और यही कारण है कि नाटक को दृश्य काव्य भी कहा जाता है, अर्थात वह लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होता है। नाटक में कौन से तत्व हैं, कौन से इसके अंग हैं, अर्थात रचनाकार को किन नियमों का पालन अपने नाटक के लेखन में करना चाहिए। पहला है नाटक में समय का बंधन। नाटक में समय का बंधन होता है, अर्थात उसे निश्चित समय सीमा के अंदर अपने नाटक को पूरा करना होता है। क्योंकि यह दृश्य काव्य होता है इसलिए इसको निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाता है, क्योंकि जो अन्य विधाएं होती हैं उसमें वह थोड़ा थोड़ा करके या एक ही बार में न पढ़ करके कई बार में वह उसे पूरा कर सकता है। उसके लिए कोई नियत नहीं होता है कि उसे एक ही बार में उसे पढ़ना है, लेकिन जो नाटक होता है उसे हम निश्चित समय सीमा पर एक ही स्थान पर बैठकर देखते हैं। भरत ने भी नाट्य शास्त्र में कहा है कि नाटक के 3 अंक होते हैं और हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की होनी चाहिए। दूसरा है नाटककार अपने नाटक का कथ्य यानी विषय वस्तु कहीं से भी उठा सकता है, भूतकाल से भी उठा सकता है या भविष्यकाल से भी उठा सकता है, लेकिन उसे विशेष ध्यान ये रखना होता है कि कथ्य चाहे वो कहीं से भी उठाए, चाहे भूतकाल से चाहे भविष्यकाल से, लेकिन उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना पड़ेगा, अर्थात प्रत्येक घटना उसको वर्तमान काल में ही घटित होती हुई दिखानी पड़ेगी। अर्थात कोई भी काल उसके कथ्य का बनकर आता है, लेकिन उसका जो घटनाओं का संयोजन है, घटनाएं घटित होने का काल है, वो वर्तमान काल ही दिखाना पड़ेगा, चाहे वो पौराणिक कथ्य ले, चाहे वो ऐतिहासिक कथ्य ले, चाहे वो भविष्य का कोई भी कथ्य ले, लेकिन सभी कुछ उसे अपनी आंखों के सामने वर्तमान में ही घटित होता हुआ दिखाना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि नाटक के जो मंच निर्देश होते हैं, जैसे आपने रजनी में देखा, जैसे आपने रीढ़ की हड्डी में देखा, वहाँ पर वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। जो निर्देश दिए जाते हैं वो वर्तमान काल में ही दिए जाते हैं, चाहे नाटक का कथ्य किसी भी काल से संबंधित क्यों ना हो। तो ये थे सबसे पहला, जिसमें समय का बंधन एक रचनाकार के ऊपर लागू होता है। अब दूसरा है शब्द। दूसरा जो तत्व लिया है वो है शब्द। शब्द नाटक का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, विशेष महत्व होता है इसका, क्योंकि शब्द होता है वह पाठक की दुनिया में एक नई, निजी और अलग अस्मिता रखता है, उसका अलग ही अस्तित्व होता है। क्योंकि नाटक में वाचिक परंपरा होती है, वाचिक अथवा बोले जाने वाले शब्दों को नाटक में लिया जाता है, तो वो नाटक का एक शरीर बन जाते हैं। जैसे कहानी में पढ़ा जाता है, वर्णन किया जाता है, लेकिन नाटक में ऐसा लगना चाहिए जैसे कि वह आंखों के सामने घटित हो रहा हो, क्योंकि वो दृश्य काव्य है, उसे देखा जाता है, तो वैसे ऐसा लगना चाहिए कि वह आंखों के सामने घटित हो रहा है।
कविता में हालांकि है, इसमें एक और कदम है कि कविता में बिंब शब्द जो होता है वो बिंब और प्रतीक में बदलने की अक्षमता रखता है, बिंब बन जाता है, यानी एक तरह से दृश्य हो जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि कविता नाटक के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है। लेकिन फिर भी वह एक नाटक की तरह जो महत्व होता है दर्शन का वह नहीं रख पाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो शब्द होता है वो वाचिक परंपरा से नाटक में आता है और उसका शरीर कहा जाता है। और इसमें नाटक वर्णनात्मक नहीं बल्कि चित्रात्मक के साथ साथ क्रियात्मक भी होना चाहिए, अर्थात एक दृश्य का वर्णन ऐसा होना चाहिए जैसे कि वह आंखों के सामने जीवंत हो गया हो। और सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि एक नाटककार तब सफल बन पाता है जब वह संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे, यानी कि वह शब्दों का प्रयोग तो कर ही रहा है लेकिन उसके संक्षेप में उसका प्रयोग करे, इसके साथ साथ संकेतों के माध्यम से भी वह अपने नाटक में अपनी भाषा का प्रयोग दिखाए। उसके शब्द ऐसे होने चाहिए जैसे कि वह एक दृश्य बन गया है, अर्थात शब्दों के माध्यम से दृश्य बनने की भरपूर क्षमता होनी चाहिए। शब्दों से बल्कि उसमें अभिधा शक्ति से बल्कि व्यंजना शक्ति की ओर ले जाने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात वह जो शब्द हैं वह अपने आप में वर्णित नहीं होने चाहिए बल्कि क्रियात्मक होने चाहिए और उनमें दृश्य बनने की भरपूर क्षमता होनी चाहिए और उसमें अभिधा शक्ति के बजाय व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होना चाहिए। तभी वह एक अच्छा नाटक हो सकता है, तभी वो एक अच्छा मंचित नाटक सिद्ध हो सकता है। अर्थात हम कहेंगे कि बोले गए शब्द अगर ध्वनित करें कि जैसे वह दृश्य क्या है, बल्कि ऐसा ना लगे कि वह केवल शब्द पुंज एक व्यक्ति के मुंह से निकल रहा है, एक पात्र के मुंह से केवल शब्दों का पुंज निकल रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, बल्कि ऐसा लगना चाहिए जैसे कि वो जो शब्द है वो दृश्य लेकर के अपने साथ में उपस्थित हो रहा है, अर्थात शब्दों से दृश्य को बिल्कुल बिंबित होना चाहिए। तीसरा है इसमें कथ्य। तीसरा कथ्य यानी कि जैसे अभी हमने बात की थी कि वह किसी भी काल का हो लेकिन उसे वर्तमान में संयोजन नाटककार को उसका करना पड़ता है। अब कथ्य क्या होता है, यानी कि कथा वस्तु, यानी कि जो भी कथा हमने ली है, नाटककार ने जो भी कहानी ली है उसे किस शिल्प में किस संरचना में पिरोया गया है ये आवश्यक होता है, यानी कि नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ होनी चाहिए। उसके बाद नाटककार को उस जो आपने शिल्प में उसे बांध दिया है, क्योंकि उसे आपको मंचित करना है, तो आपको मंचित करने के लिए उसकी घटनाओं को दृश्यों का चुनाव करते हुए और फिर उनको किस क्रम में रखा जाता है, अर्थात कौन से दृश्य के बाद किस दृश्य का चुनाव वो करेगा, उनमें निरंतरता कैसे बनी रहेगी, किस दृश्य के समापन के बाद दूसरा दृश्य वह शामिल करेगा, ये चुनाव करने में उसका पारखी होना, उसका पारंगत होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इसी से तो वह एक तरह से अपने आप को एक सफल नाटककार बना सकता है। इस कला में उसे पारंगत अवश्य होना चाहिए। अब चौथा है संवाद। नाटक का सबसे ज़रूरी और सशक्त माध्यम होता है संवाद, क्योंकि संवाद ही होते हैं जो कि पात्रों के चरित्र को उद्घाटित करते हैं और कथानक का विकास करते हैं, यानी कि इसमें संवाद बोलते बोलते ही कथा का विकास भी होता चला जाता है। वास्तव में नाटक के अंदर क्या होता है, नाटक में तनाव होता है, उत्सुकता होती है, रहस्य होता है, रोमांच होता है, अर्थात ये तत्व उसमें अनिवार्य होते हैं और ये तत्व उसमें तभी आ सकते हैं जब आपस में दो विरोधी विचारधाराएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं, उन दोनों का आपस में संवाद होता है, तभी एक कथानक का अच्छी तरह से विकास हो पाता है, वह आगे बढ़ पाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक सशक्त नाटक को और एक कमज़ोर नाटक को दोनों को अलग अलग करती है, अर्थात वह पहचान बताती है कि ये एक सशक्त नाटक है और ये एक कमज़ोर नाटक है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो बताती हैं, तो वह होती है कि वह जो संवाद प्रयोग कर रहा है वे संवाद केवल वर्णनात्मक नहीं होने चाहिए, चित्रित नहीं होने चाहिए। जैसे अभी पीछे बताया था आपको कथ्य में
कि वो वर्णनात्मक या चित्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह दृश्यात्मक होना चाहिए। वो संवाद ऐसे होने चाहिए कि उनमें उन संवादों के पीछे की गहराई को हम समझ पाएं कि कौन से उन संवादों के पीछे कौन से अनलिखे और अनकहे संवाद रह जाते हैं, जो कि हम उन्हें पहचान पाते हैं। अर्थात उन संवादों से जो बोले गए संवाद हैं, जो लिखे गए संवाद हैं, उनसे ज़्यादा महत्व वे संवाद रखते हैं जो कि अनलिखे रह गए हैं, अनकहे रह गए हैं, और उनकी ओर वे संवाद लेकर जाते हैं। अर्थात अनलिखे और अनकहे संवादों की ओर अगर ले जाने में आपके संवाद सक्षम हो जाते हैं तो ये एक सशक्त नाटक की पहचान बन जाती है। तो जिस नाटक में ये तत्व ज़्यादा होता है वह नाटक उतना ही सफल हो पाता है। तो ये जो अभी मैंने बताया आपको कि जब संवाद अपने आप में वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होकर, दृश्यात्मक होकर तथा लिखे तथा बोले जाने वाले संवादों से भी ज़्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनलिखे एवं अनकहे संवादों की ओर ले जाए, जो संवाद अनलिखे रह गए हैं और अनकहे रह गए हैं, उन संवादों की ओर ले जाने में अगर वह सक्षम हो जाती है, जिन्हें अंग्रेजी में सब टेक्स्ट कहा गया है, सब टेक्स्ट कहा जाता है, अर्थात जो अनलिखे और अनकहे वाक्य रह गए हैं उनकी ओर बोले गए संवाद आपको ले जाते हैं, उन सब टेक्स्ट की ओर ले जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा संभावना दिखाती है कि आपका जो नाटक है वह सशक्त है। जैसे कि स्कंदगुप्त नाटक है, उसमें कहा गया है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। तो ये जो ऐसा नाटक है, ये जो कि सोचने को विवश करता है और अनगिनत संभावनाओं को उजागर भी कर देता है। तो ऐसा तत्व जिस नाटक में होगा वह नाटक उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली और सशक्त भी होगा। पांचवा है स्वीकार और अस्वीकार। नाटक क्या है? एक जीवंत माध्यम है। बिल्कुल दृश्य हमें दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है हमारे सामने एक समानांतर जीवन चल रहा है। तो जीवंत माध्यम है, वहाँ पर अनेक चरित्र मिलते हैं, और जब दो अलग अलग चरित्र हमें सामने मिलते हैं तो उनमें टकराहट होना भी आवश्यक है, प्रतिरोध भी होना आवश्यक है, क्योंकि हम इस यथास्थिति स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अस्वीकार की स्थिति हमेशा बनी रहती है। कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी अपनी परिस्थितियों से जो हमारे सामने हैं उनको यथास्थिति कभी स्वीकार नहीं करता है, उसमें कहीं ना कहीं असंतुष्टि उसके प्रति अवश्य होती है, और यही असंतुष्टि, यही छटपटाहट, यही प्रतिरोध और अस्वीकार की भावना, ऐसे जो नकारात्मक तत्व होते हैं वही नाटक को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। ये तत्व जितने ज़्यादा उपस्थित रहेंगे नाटक उतना ही ज़्यादा सशक्त होता चला जाएगा। यानी कि नाटक के अंदर जो यथास्थिति स्वीकार करने की भावना है वह नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहाँ पर टकराहट होनी चाहिए, परिस्थितियों से असंतुष्ट होने की भावना होनी चाहिए, और छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्व जितने ज़्यादा होंगे वह नाटक उतना ही गहरा और सशक्त होता चला जाएगा। जैसे अंधा युग नाटक है, जैसे तुगलक है, हम कह सकते हैं कि आजकल के जो हमारे लेखक हैं वे भी राम की अपेक्षा जो रावण है, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप और कृष्ण की अपेक्षा कंस है, ऐसे पात्रों से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये पात्र जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रतिरोध होता है, असंतुष्टि होती है, छटपटाहट होती है, इसलिए वो नाटक को और भी ज़्यादा गहरा और भी ज़्यादा सशक्त बना देते हैं। छठा जो तत्व है वह चरित्र है। चरित्र एक ऐसा विषय है जो हम कह सकते हैं कि नाटक में बिना कहे, बिना वर्णित किए ही लोगों के सामने उजागर होता चला जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब नाट्य लिखा जा रहा है तो केवल टाइप्ड चरित्र नहीं होने चाहिए, जैसे कि हम जो लगातार देखते आ रहे हैं उन्हीं चरित्रों को हम उसमें जगह देते हैं। सपाट चरित्र हमारे सामने आते हैं, सतही चरित्र यानी कि जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसे चरित्र हमारे सामने अगर रख दिए जाते हैं तो हम उनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं।
लेकिन हम किन से प्रभावित होते हैं? जिस प्रकार हम यहाँ पर एक व्यक्ति होता है, वह लगातार अपनी जो स्थिति है, अपनी परिस्थिति है, उनसे प्रभावित होता भी है और उनको बदलने की भी कोशिश करता है। जहाँ पर उसकी छटपटाहट भी दिखाई देती है तो वो हमें ज़्यादा प्रभावित कर पाते हैं, क्योंकि वो क्रियाशील रहता है। तो यहाँ पर सपाट और सतही चरित्र न लिए जाएं। आगे ये कहता है कि जो ऐसे चरित्र ले जाने चाहिए जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया भी दोनों साथ में चलती रहे। ये आया है ना, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चलें, ये ऐसा भी आना चाहिए। और कोई यहाँ पर जो चरित्र आते हैं उनका वर्णन लेखक नहीं करता है, बल्कि संवादों के माध्यम से ही वे उजागर होते चले जाते हैं। हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, बल्कि नाटक में जो चरित्रों का विकास होता है उनकी जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन्हीं के आधार पर वे उनका जो चरित्र है वो अभिव्यक्त हो जाता है। तो जो शब्द बोलते हैं वे जीवंत प्राणी होते हैं, और जीवंत प्राणी होने के नाते उनका चरित्र अपने आप ही उजागर होता चला जाता है। और जितने ही ज़्यादा ये जीवंत प्राणी यहाँ पर संवादों का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा उनका जो उनका चरित्र है वो उजागर होता चला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें संवाद इसका आया है। संवाद कैसे होने चाहिए, इसके नाटक के संवाद किस तरह के होने चाहिए। ये कहता है संवाद चाहे कैसे भी हो, लेकिन वे परिवेश की मांग के अनुसार, स्थिति के अनुसार स्वाभाविक होने चाहिए। अगर मुश्किल है तो भी संप्रेषण में बाधा नहीं आती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अनेक चरित्रों को जो भाषा है उनकी ऐसी होती है कि जिससे में उनके चरित्र उजागर होते हैं, लेकिन उनके शब्द क्लिष्ट होते हैं, लेकिन तो भी हम उनको समझ पाते हैं। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि जो चरित्र है वह संवादों के माध्यम से उजागर तो होता ही है, साथ साथ वह अपने आप को टाइप्ड होने से, सतही होने से भी बचा लेता है। तो जैसे हम अपने जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनको मंचन करते हैं, तो बेशक वे जटिल शब्द हैं, लेकिन वे हमारे जो जहन है उसमें बसते चले जाते हैं, क्योंकि उनका संप्रेषण अच्छा रहता है, और इसी कारण वे हमें उनको समझने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। इसके बाद है अगला तत्व हमारे सामने है, वो है शिल्प। शिल्प कैसा होना चाहिए, शिल्प और संरचना कैसी होनी चाहिए। तो शिल्प जो नाटक के साथ जुड़ा हुआ सवाल है शिल्प और संरचना का, तो उसके भीतर जो कथाकार होता है, जो नाटककार होता है, वह अपने भाव को व्यंजित करता है, अपने कथ्य को व्यंजित करता है, और इस तरह से नाटककार के पास अनेक विकल्प मौजूद होते हैं कि वह किस तरह से किस प्रकार के शिल्प और संरचना को वह इस्तेमाल करे। तो उसके पास एक सबसे पहले जैसे हम कह सकते हैं कि संस्कृत नाटकों का ढांचा है, जैसे स्वप्न वासुदत्ता है, विज्ञान शाकुंतलम है, जो शास्त्रीय नाटक जिनको कहा जाता है, शास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग इसमें किया जाता है। दूसरा ढांचा है लोक नाटकों का, जैसे इसमें कोई लिखित आलेख नहीं होता है। आप जैसे हमारे यहाँ पर जो लौकिक नाटक होते हैं, सब कुछ मौखिक चला आ रहा है, मौखिक ही चला जाएगा, लेकिन उसका कोई लिखित साहित्य उनका नहीं आता, ना ही कोई लिखित उनका एक ढांचा आता है। तो तीसरा होता है पारसी नाटक ढांचा। पारसी नाटक यानी कि एक अलग शिल्प होता है इनका, जिसमें शेर व शायरी और अतिरंजित संवाद बोले जाते हैं इसमें। तो ये पारसी ढांचा होता है। चौथा ढांचा होता है इब्सन की तर्ज पर जो यथार्थवादी नाटक खेले जाते हैं। तो ये यथार्थवादी ढांचा हो गया है जो गद्य पर आधारित होता है। और पांचवा ढांचा होता है नुक्कड़ नाटक है, और इनकी एक विशेष अहमियत होती है क्योंकि जनता के पहुंच में ज़्यादा होते हैं। तो अब नाटककार को अपने आप ही तय करना होता है कि कौन से शिल्प का चुनाव करें,
और उसके पास अनेक विकल्प होने की वजह से वह स्वतंत्र भी हो जाता है कि वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि नाटक एक ऐसी विधा है जो वर्तमान काल में ही हमेशा घटित होती है, दृश्य काव्य है, और चाहे कि बेशक वह भूतकाल के या भविष्य काल का कोई कथ्य है उसको प्रभावित करता हो, लेकिन उसकी घटनाएं हमेशा ही वर्तमान काल में घटित होती रहती हैं। दूसरा है, नाटककार पहले घटनाओं का चुनाव करता है, फिर उनको निश्चित क्रम में रखता है, यानी कि दृश्यों को बनाता है, लेकिन दृश्यों के साथ साथ वह उनको क्रम देने का भी कार्य करता है। और इसके बाद है कि अच्छा नाटक वही होता है जो कि मंचन करने में मंचित होने में सक्षम होता है, और इसमें स्वीकार की भावना भी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हमने जो इसके अंत में जो प्रश्न है वो भी लिए हैं कि संवाद अगर मुश्किल होते हैं तो भी हमें वो स्वाभाविक क्यों जान पड़ते हैं, क्योंकि जो स्थिति और परिवेश है वो हमें कहता है और उस तरह के संवादों को हम लेते हैं, लेकिन क्योंकि वह अभिनेताओं का अभिनय ऐसा होता है कि वह उसके हाव भाव से, संवाद बोलने के ढंग से, अभिनय से हम आराम से उसको पहचान पाते हैं और इस तरह से हम उसके संवादों को समझ पाते हैं। तो ये था आज का जो विषय हमने लिया।